अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। हरिमोहन जी को सब लोग जानते हैं और उनके ज़बरदस्त किस्म के यूट्यूब चैनल को भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके चैनल पर मुझे मौका मिला बोलने का। थैंक यू। थैंक यू सर। सर क्या जो है अडानी साहब को लेकर एक न्यूज़ चल रही है और उनकी कुछ बात हो रही है कि शायद उनके इमेज को अगर डैमेज किया तो मोदी जी की भी इमेज डैमेज होगी। साथ साथ राहुल गांधी कहीं सो रहे थे, उनकी भी मैंने देखी सोशल मीडिया पे कि वो पार्लियामेंट के अंदर सोए हुए थे। ये आपके आखिर चल क्या रहा है पॉलिटिक्स के अंदर? दो अलग अलग चीजें हैं। एक, राहुल गांधी जी सो रहे थे, वो उनकी पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस को या यूं कहें कि किसी मामले पर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अनअटेंटिव होना ये दिखाता है। जहां तक मुझे पता है, बांग्लादेश के इशू पर डिस्कशन हो रहा था या फिर वक्फ बोर्ड के इशू पर डिस्कशन हो रहा था। वक्फ बोर्ड के इशू पर जब डिस्कशन हो रहा था तो वहां पर वो सोए हुए थे। शायद रात को उन्होंने ज्यादा पार्टी कर ली होगी या कुछ कर लिया होगा, हम कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, कभी कभार हो जाता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके इंटरेस्ट के नहीं होते, बोरिंग होते हैं। और दूसरा, राहुल गांधी के ऊपर एलिगेशन ये रहता है कि वो अल्टीमेटली बहस में नहीं उलझते। वो रात को बैठ के बैठेंगे, जो उन्होंने सुबह बोलना है उसे रटेंगे, जम के रटेंगे, सुबह आके बोलेंगे और उसके बाद नमस्ते। उसके बाद जो तुम कहते हो करो, मेरे से दूसरा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। ये उनकी एक हैबिट है। अब क्योंकि उनकी ये हैबिट है तो इस चीज के ऊपर कई लोग शोर भी मचाते हैं कि भाई ये तो गलत बात है, जो भी है। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके कहते हैं भाई मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को जो बोलना है मैंने बोल दिया, उसके बाद तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ठीक है, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और यही एक बड़ा रीजन है। और वो कहीं ना कहीं देखिए, आप कभी भी अगर है ना, अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अजीब सा काम किया जो कि ठीक भी है गलत भी है। ठीक ये है कि मतलब उससे पार्लियामेंट के अंदर जो शोर शराबा है, ड्रामेबाजी होती है, वो नहीं दिखता, क्योंकि इससे इंसल्ट भी तो होती है ना। तो हमारे यहाँ अच्छा काम ये किया कि जो जिस टाइम पर पार्लियामेंट में जो बोल रहा होगा सिर्फ वही बोल रहा होगा, उसी की फोटो आपको पिक्चर फ्रेम में दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। पूरा जो सदन है वो जल्दी से दिखेगा नहीं। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, इसका नेगेटिव पार्ट क्या है। पहले क्या होता था, ये शोर मचाते सब चीजें दिखती रहती थी, तो कौन पार्लियामेंट में क्या कर रहा है वो भी दिखता रहता था। अगर कोई सो रहा है तो वो भी लाइव टेलीकास्ट में जा रहा है, कोई उबासियां ले रहा है तो लाइव टेलीकास्ट में जा रहा है, यहां तक कि कौन किसकी तरफ देख के आंख मार रहा है वो भी लाइव टेलीकास्ट में जा रहा है। तो राहुल गांधी की कोई पहली हरकत नहीं है कि ये सोते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जो हैं काफी समय से, अगर आप देखें, मतलब पहले भी एक बार तो पार्लियामेंट में आंख मारते हुए नजर आए थे, एक बार वो मतलब बोर्ड बनाते हुए नजर आए थे, कभी कुछ, ये चलता रहता, कोई बात नहीं। तो शुरू में तो लोग इन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहते थे, बाद में अब चलो लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं, तो सीरियसनेस हमें उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा सीरियस हैं। चलो कोई बात नहीं। लेकिन मामला ये है, अब वो सो रहे थे, वो वक्फ बोर्ड के नाम पर या बांग्लादेश इशू के नाम पर, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज, लेकिन दोनों में से एक था। और मेरे लिए दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को अगर आप देखें तो गवर्नमेंट असलियत में वक्फ बोर्ड को पहली बार रेगुलेट करने के लिए 40 अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है। जो पहले मिसयूज ऑफ पावर वक्फ बोर्ड के मेंबर्स करते थे, वो मिसयूज ऑफ पावर ना हो पाए इसके लिए। जबकि मजे की बात यह है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज मुसलमानों को झेलनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड का टेररिज्म आतंक इतना है कि अगर आप देखेंगे कि अगर वक्फ बोर्ड ने अपने रिकॉर्ड में लिख दिया कि ये जमीन हमारी है, तो वक्फ बोर्ड को दूर दूर तक कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो जमीन किसकी है। वो जमीन मतलब वक्फ बोर्ड की है। और यहां तक कि बहुत और मैक्सिमम हिंदू से पंगा लेगा तो हिंदू तो धोएगा पकड़ के कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी को क्लेम करने की। अब होता क्या है, वो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज को क्लेम कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे दादा ने बोला था, जो तुम्हारे दादा एक्सपायर हो चुके, उन्होंने बोला था हमें कि वो है ना, ये प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा मैं, इसलिए हमने ले ली। अब पोते कहते हैं, बेटे पोते कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। कि तुम्हें नहीं पता था तो हमें क्या पता, हमें पता था। तो एक केस तो ऐसा भी हुआ जो भी शोर थोड़ा सा मचा था कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने जब वो जिस ईयर का क्लेम किया कि भाई सीधी सी बात ये है, उस टाइम पर आपके दादा ने बोला था, उस टाइम पर वो जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स थे उनमें से कोई भी नहीं था उसका मेंबर।
तो शोर यही मचा के भाई तुम में से किसको बोला था ये बताओ, कि नहीं उसने उसको बोला था वो भी मर गया। मतलब ये कि, और इससे अंदाजा लगाइए 1,20,000 करोड़ की करीब की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, और 1,20,000 करोड़ रुपए वर्थ की प्रॉपर्टी है, जिसका अप्रोक्सीमेट साल का 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अगर ये पैसा वक्फ बोर्ड को ओरिजिनली मिल जाए तो यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो कहां का कहां पहुंच जाए। साल का 12,000 करोड़ रुपए बहुत होता है किसी भी उसके लिए। अब प्रॉब्लम यही है कि वो 12,000 करोड़ रुपए की जगह 100 करोड़ रुपए से भी कम या 108 करोड़ रुपए के आसपास की साल की इनकम होती है। 1,00,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के 100 करोड़ रुपए के आसपास। वो इसलिए होती है क्योंकि सारी प्रॉपर्टी को खा जाते हैं लोग। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कन्वर्ट करके उसे बेच के खा गए। मतलब बिल्डर माफिया से लेकर सारे माफिया बन के उस प्रॉपर्टी को कब्जे कर करके खा जाते हैं। मोदी सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड के पास जो जो प्रॉपर्टीज है वो सारी लिख दो, लिख के बताओ कि मामला क्या है। कि हम तो नहीं लिखेंगे, हम लिख के देंगे ही नहीं कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना कि हम तो लिख के ही नहीं देंगे कि प्रॉपर्टी कितनी है। और मोदी जो है मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है क्योंकि तुम पूछ रहे हो कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और तुम मस्जिद नहीं बनने दोगे। अरे यार वक्फ में मस्जिद नहीं आती है, तुम्हारी मस्जिद को तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तुम्हारे पास कितनी दुकानें, कितनी प्रॉपर्टी, तुमने कितना कब्जा कर रखा है, कितनी मज़ारें बना रखी है, कुछ तो बता दो कि हम कुछ नहीं बताएंगे, तुमने जो करना है कर लो। अब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। ये चीज है, तो इस चीज पर डिस्कशन हो रही थी। राहुल गांधी को बोरिंग लगी होगी, वो सो गए। अब बंगाली हिंदू अगर मर रहा है तो हिंदुओं के मरने पे तो देखो बहुत सारे हमारे यहाँ पार्टीज ऐसी हैं, उनके लिए कोई हिंदू मर गया और गली में कुत्ता मर गया तो गली का कुत्ता मरेगा तो भी फिर भी पैटा वाले आ जाएंगे, एनिमल राइट्स वाले आ जाएंगे। हिंदू मरेगा तो कोई नहीं आएगा। हमारे यहाँ इतनी सस्ती जान है हिंदुओं की। और पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आज भी अब आप देखिए ना, अयोध्या के अंदर 12 साल की एक हिंदू बच्ची थी, उसका 2.5 महीने तक मोहिद खान नाम के बंदे ने रेप किया। मोहिद खान ने और राजू खान ने रेप किया। कैन यू इमेजिन? कोई अपोजिशन पार्टी वाले ने ट्वीट तक नहीं किया। राहुल गांधी जो पूरी दुनिया के सरमाएदार बनते हैं उसका ट्वीट तक नहीं किया। अब बताओ। तो और उस जगह जो जहां पे मेजॉरिटी हिंदूज की है, जहां मेजॉरिटी हिंदू है वहां तक ट्वीट तक नहीं किया। वो रीजन यही है ना कि अल्टीमेटली मुस्लिम वोट पड़ता है एक बल्क में, यूनाइटेड फॉर्म में। हिंदूज वो कहते हैं भाई आपकी जातियां ऐसी हैं, आपकी जातियां वैसी हैं, आपकी कास्ट ऐसी है, आपकी कास्ट वैसी है, तो वो कास्ट में डिवाइड हो जाता है। अब इस वजह से तो इसलिए जो आपके पाकिस्तान में कई बार शोर मचाते हैं ना कि हिंदुस्तान का हिंदू पर मुसलमान परेशान है। कोई मुसलमान परेशान नहीं है। सारी पार्टी मुसलमानों के दरवाजे पर खड़ी होकर भीख मांगती है उनके वोट की। हिंदू परेशान है क्योंकि हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम। अच्छा एक बात है, इस वक्फ बोर्ड में पंगा क्यों क्रिएट हुआ है और असलियत में वक्फ बोर्ड पर शोर क्यों मचा? तमिलनाडु में एक मंदिर है, एक गांव है, पूरा गांव वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी चढ़ा रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस जो 150-200 साल पुराना है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। ताजमहल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। इंडिया में जो मतलब दिल्ली में हमारा राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंशियल हाउस है, उसके पास की 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की। अब सब कुछ ही वक्फ बोर्ड के पास है, इंसान बाकी तो बचा ही नहीं ना। और उसके बाद कोर्ट जाके खड़ा हो जाता है, बड़ा हम यहां प्रोजेक्ट्स रोक के खड़ा हो जाता है कि हम तो नहीं दे रहे अपनी प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये है वक्फ। अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा अडानी के ऊपर। देखिए असलियत में ये लड़ाई जो है ना, अभी हमने दिन में भी एक डिस्कशन किया था कि राइजिंग इंडिया के साथ ये यूरोप की लड़ाई है, अमेरिका की लड़ाई है। देखिए पाकिस्तान से अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान को कुछ पैसे फेंकता है IMF, वर्ल्ड बैंक और इन सब के थ्रू। जैसे ही वो पैसे फेंकता है पाकिस्तान वो पैसे उठाता है और जो अमेरिका बोलता है पाकिस्तान एग्जैक्टली वैसा ही कुछ कर देता है। तो अमेरिका को जब जरूरत होती है वो गड्डियां लेके आता है, पाकिस्तान से काम करवाता है और उसके बाद वो चुपचाप चला जाता है अपना मौज लेके। समझे सर? एक मिनट सर, ट्रांसफर करता है, फेंकता नहीं है। बच्चन साहब की तरह हम फेंके हुए पैसे कभी नहीं उठाते। गलती हो गई, माफ कीजिएगा। मतलब
जब प्रधानमंत्री महोदय, हाँ बिल्कुल इज्जत से देता है। जब आपके जो शाहबाज शरीफ हैं वो कह रहे थे कि यार अब तो भीख मांगते मांगते भी शर्म आने लग गई है, वो फेंकते नहीं है, वो इज्जत से थाली में सजा के, बिल्कुल जिसे कहते हैं हमारे यहाँ टीका करके आरती उतार के फिर देते हैं, हम मान लेते हैं, और वो भी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बस हम उसे हमारी लैंग्वेज में उसे फेंके हुए पैसे कहते हैं। जब हम किसी बिना किसी काम के पैसे लेते हैं ना मैडम। नहीं सर, काम भी करते हैं, आपको किसने कहा कि बिना काम के पैसा होता है? तो मैडम फिर वही वाली बात है ना कि अब मैं उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता कि आप अपनी केवल जमीन का इस्तेमाल करवा के अगर पैसे ले रहे हैं, उसके अलावा आपने अगर कुछ नहीं किया, तो माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई अपना इंसान अपना शरीर बेच के या कोई लेडी अपना शरीर बेच के पैसे कमा रही हो। और ये कड़वी सच्चाई है, इसको अब आप माने या ना माने, लेकिन कड़वी तो सच्चाई यही है। आप मानिए सिर्फ इसलिए, मतलब मैं बहुत सारे आपके इंटेलेक्ट्स को सुनता हूँ, वो ये कहते हैं हमारा जो जियोग्राफिया है वो इतना जबरदस्त है कि दुनिया को हमारी जरूरत है। मैम, दुनिया को आपकी जमीन की जरूरत है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? मतलब आप इस लायक नहीं है कि आपकी जमीन की कीमत आपसे ज्यादा है। कि मैन पावर क्या है आपकी, और इसमें आपके 3000 बंदे आपके ही मिलिट्री या ऑफिसर्स मार डालते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा। हमारे यहाँ क्या है मैडम कि अल्टीमेटली एक स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, और बिजनेसमैन तो हैं ही। हमारे बिजनेसमैन आपके बिजनेसमैन की तरह नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो फुल टाइम बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। उसका काम सिर्फ बिजनेस करना है। वो कांग्रेस के साथ भी बिजनेस करेगा, वो बीजेपी के साथ भी बिजनेस करेगा, वो दुनिया में भी जाएगा, बिजनेस करेगा। आपके यहाँ बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन है। जहां तक मुझे पता है नवाज शरीफ आपकी पूरी कंट्री के चौथे सबसे रईस आदमी है, और जहां तक मुझे याद, अगर ध्यान है और वो डाटा ठीक है, तो आसिफ अली जरदारी भी जो है वो अप्रोक्सीमेट शायद दूसरे या तीसरे नंबर के सबसे रईस आदमी है। मैडम टॉप 5 में से 2 बंदे अगर आपके पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन है, यानी वही राष्ट्रपति बन रहा है, वही बिजनेस चला रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कंट्री प्रोग्रेस करेगी? फिर तो शिकायतें ही होंगी, क्योंकि वो तो सारा सब कुछ पहले तो बिजनेस करेगा ना। और मैडम बिल्कुल सही बात है कि आपके नवाज शरीफ इंडिया आते हैं, और इंडिया आके वो एक कहा तो एक मतलब स्टेट गेस्ट होने चाहिए, वो जाके जिंदल के घर पे रुकते हैं जो कि एक बिजनेसमैन है। अब मैडम बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन सकता है, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिजनेसमैन अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो सर में तो दर्द होगा ना, वो तो सारा सब कुछ ले जाएगा। तो हमारे यहाँ बिजनेसमैन इज अ बिजनेसमैन। और दूसरा, हमारी गवर्नमेंट की इस टाइम पॉलिसी ये थी कि दुनिया में जिस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो ये चीज शायद आप डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ डिस्कस होती है कि अल्टीमेटली आप अमेरिका को, आपकी कंट्री तो फिर भी स्पेशल है, तो आपकी कंट्री में अमेरिका के सोल्जर्स दिखाई दे जाते होंगे। हमारी कंट्री में अमेरिका के सोल्जर्स हमने शायद ही कभी देखा हो, वो वैसे भी नहीं आया कभी, और वर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो अमेरिका अगर हमारी कंट्री में डील कर रहा है तो क्या किसी सोल्जर की वजह से? नहीं, वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसी ऐसी कंपनीज की वजह से। तो अल्टीमेटली दुनिया को जीतने के लिए जो चाहिए वो है कंपनी, और हमारी गवर्नमेंट अब उन कंपनियों को खड़ा कर रही है। वो बहुत सारी कंपनियां खड़ी हुई है, उसमें 2 कंपनियों में से एक है अडानी, एक है अंबानी। अंबानी जो है वो डोमेस्टिक और प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देता है, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं देता है। अडानी जो है उसकी खास बात ये है, वो पोर्ट डेवलपमेंट, अडानी का सबसे बेस्ट फीचर है पोर्ट डेवलपमेंट। दुनिया की जितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनके ऊपर पोर्ट डेवलप कर रहा है। चाइना जहां जहां, जैसे चाइना भी पोर्ट डेवलप कर रहा है, आपके यहाँ चाबहार पोर्ट चाइनीज कंपनी डेवलप कर रही है, ऐसे ही अडानी भी पोर्ट डेवलप कर रहा है। और अगर दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर पोर्ट्स बनाने वालों कंपनियों में अगर कोई है तो वो अडानी है, जिसने एक पोर्ट अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा हैफा पोर्ट, इजराइल वाला। और ये हैफा पोर्ट वो है जो पूरे मेडिटेरेनियन सी का सबसे ईस्टर्न पोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया से जो ट्रेड रूट डेवलप कर रहे हैं, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया होते हुए जॉर्डन से इजराइल तक, वहां पर वो पोर्ट पूरा अडानी डेवलप कर रहा है। तो मैडम देखिए, दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से 2 बैठे हुए हैं, इनके पीछे गवर्नमेंट खड़ी हुई है। अब कैसे भी, और ये बिजनेसमैन ऐसे हैं कि पैसे से लेकर हर चीजें खरीद रहे हैं,
और दुनिया की दूसरी कंपनियां इनके सामने खड़ी नहीं हो पा रही हैं, और वो इन्हें अपने क्लब में ज्वाइन भी नहीं करवाना चाहते। और उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये दोनों के दोनों, यानी इंडियन का एक और इंडिया का एक बेसिक नेचर है, वो मानता नहीं है जल्दी से। वो अपनी एक लकीर खींचता चला जाएगा, अपना काम करता चला जाएगा, मरेगा पिटेगा जो भी। वो हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में भी दिखा, वो हमारे बिजनेसमैन में भी दिखा, वो जल्दी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। वो कंट्री के लिए तो कंट्री के लिए मतलब मामला है। इससे अंदाजा लगाइए, जो हमारे यहाँ कोविड वैक्सीन बनी, तो वो जो पूना वाला साहब थे, वो जिस तरीके से काम कर रहे थे वो इंडिया के लिए था। इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे किया उन्होंने कर दिया। तो ये डेडिकेशन जो है ये हमारी कंट्री के अंदर मौजूद है। तो अब मामले को समझिए। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम क्या है कि राहुल गांधी 2014 से ही एक बात कह रहे हैं, अडानी अंबानी की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार, भारत का सारा पैसा अडानी को दे दिया, सारा पैसा अंबानी को दे दिया। हम भी कई बार कह देते हैं, अच्छा एक काम करो, हमारे यहाँ डाटा इतना सस्ता है तो मत लिया करो, जियो का जो पूरा फाइबर नेटवर्क है वो अंबानी के पास है, मत लो। ये तो उन्होंने अभी भी इलेक्शन से पहले कहा था कि ये दोनों लोग जो हैं यही मोदी जी को चला रहे हैं। अभी मतलब भाषण दे के हटे हैं कि अडानी की सरकार, अंबानी की सरकार। जब वो भाषण दे रहे थे उसी टाइम पर अशोक गहलोत साहब जो हैं वो राजस्थान के अंदर 60,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट का लॉन्च करने के लिए अडानी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और थैंक यू बोल रहे थे कि अडानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना पैसा राजस्थान में लगा दिया। मतलब हमारे यहाँ चलता है। प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी ने बहुत स्मार्टली क्या किया, अडानी अंबानी के नाम को मोदी के नाम से जोड़ दिया। और अडानी दुनिया के लिए थ्रेट भी, मतलब दुनिया के बिजनेसमैन के लिए चैलेंजर बन रहा है कि यार मैं चैलेंज क्रिएट कर रहा हूं। अब यहीं से खेल शुरू होता है। और बिजनेसमैन की सबसे बड़ी खास बात क्या होता है, नाम। और मैडम पैसे पेड़ पर नहीं उगते, वो गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारा पैसा कॉमन मासेस से भी निकाला जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और उससे बड़ी बात ये कि बहुत सारा पैसा जो है वो शेयर मार्केट से निकलता है। बिल्कुल। और ये कोई नया काम नहीं है, इससे अंदाजा लगाइए। अच्छा आप याद कीजिए 2 साल 3 साल पहले, 2-3 मतलब 21-22 के अंदर अगर हम देखते हैं तो एकदम से क्रिप्टो करेंसी आसमान में जा रही थी। क्यों? और मजे की बात ये कि एक बड़ा बिजनेस टाइकून जो आजकल एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी खरीद चुका है, वो बिजनेस टाइकून एक ट्वीट करता था कि आज ये वाला उठने के चांसेस है। दुनिया उसकी तरफ भागती, वो पैसा उठ वो कॉइन उठ जाता। फिर वो एक ट्वीट और करता, कहता ये वाला बढ़ेगा, तो जैसे ही वो ट्वीट करता वो वाला पैसा एकदम से भाग जाता। और वो जो बिटकॉइन था वो 20 लाख रुपए से 56 लाख रुपए पहुंच गया इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद एकदम से पता लगा वो सारा ऐसा क्रैश हुआ कि कुछ कहने नहीं। अब वो सारा क्रैश हुआ तो क्या हुआ, वो पैसा इकट्ठा किया उस बंदे ने, कॉइन्स के नाम पे सारा पैसा इकट्ठा किया और अपनी एक बढ़िया इलेक्ट्रिक कार कंपनी खड़ी कर दी। ना कोई शेयर मार्केट से पैसा उठाया, ना उसने किसी वैसे पैसे मार्केट बैंक से पैसा लोन लिया, कुछ नहीं लिया। वो पैसा इकट्ठा किया और इन्वेस्ट कर दिया, काम खत्म, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। ये चीज वो करे तो ठीक है, लेकिन हमारा जो बिजनेसमैन है वो शेयर मार्केट से पैसा उठाए तो गलत है। अब हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग असलियत में 3 कंपनियां इकट्ठी काम करती हैं। एक वो कंपनी है जो पब्लिक ओपिनियन डेवलप करती है, जो जॉर्ज सोरोस की है। उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है मोदी को गिराना है, क्योंकि मोदी एक ऐसी दीवार बन के खड़ा हुआ है कि उनकी जो भी इच्छाएं हैं या जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे नहीं होने देते, उनको खत्म करके रखता है। मोदी इस लेवल का बंदा है तो उसको चिढ़ है कि भाई कैसे भी करके मोदी को हटाना है। अब मोदी को डिफेम ही तो कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में डिफेम होता है। तो अब क्या कहते हैं कि हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी जिसने 20-25 कंपनियों के बारे में रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट चमक गई, अच्छी बन गई। लेकिन हिंडनबर्ग और बेकार काम ये करती है कि पहले उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करती, पहले उस रिपोर्ट को पब्लिश करते हो बेच देती है हेज फंड कंपनीज को। वो रिपोर्ट उठा के हेज फंड कंपनीज को बेच देती है। अब वो रिपोर्ट कैसे उठाती है कि भाई हेज फंड कंपनीज कौन कौन सी होती है, जो कि मतलब शेयर मार्केट, शेयर को दनादन खरीदते चले जाते हैं और उसके बाद वो मतलब फ्यूचर प्लानिंग, वो फ्यूचर जो भी होता है आप देख लेंगे उसके अंदर। अब मैडम यही तो खेल है, पहले उनको रिपोर्ट वो बेची हुई है, उन्होंने क्या किया, अब दनादन शेयर खरीदने शुरू कर दिए
और जैसे ही धनाधन शेयर खरीदे और बहुत सारे शेयर खरीद लिए, तो अब शेयर मार्केट आप देखेंगे हमारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 84,000 पहुंचा हुआ है। तो बा के पैसा है मैडम, 5 या 7 ट्रिलियन डॉलर के बीच का पैसा इस टाइम पर शेयर मार्केट में, 7 ट्रिलियन डॉलर। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा पैसा हमारी शेयर मार्केट में अवेलेबल है। अब उसमें बड़ा चंक जो अडानी अंबानी के पास है, बहुत बड़ा चंक है अडानी अंबानी के पास। अब उसने क्या किया, वो पैसे नोट वो खरीदवा दिए, अब वो शेयर मार्केट को बढ़ाएगा, बढ़ चुका है वहां। अब वो रिपोर्ट रिलीज करेगा, जैसे रिपोर्ट मार्केट में आएगी लोग कंपनी पर शक करेंगे, एकदम से कंपनी धड़ाम से नीचे कंपनी शेयर्स नीचे, और उस जैसी वो कंपनी और शेयर्स नीचे। अब प्रॉब्लम यहीं से है कि वो कंपनी के ज्यादा अगर शेयर डूब जाएं, मतलब इससे अंदाजा लगाइए 30, 35, 50, 46% के आसपास अंबानी के अडानी के शेयर गिरा दिए थे। अभी रिपोर्ट आई है, वो बड़ा गंदा गेम था, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या, लोगों का अडानी से भरोसा कम हो गया, और जो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट करने वाला था वो पैसा खत्म। और वो रिपोर्ट सीक्रेट होती है, उसको कोई सर पैर नहीं होता, झूठी कूटी कोई सी भी रिपोर्ट उठा के फेंक देता है, लेकिन पैनिक तो फैल जाता है ना। उस पैनिक का असर क्या, पूरी की पूरी कंपनी डूबती है, मतलब कंपनी को नुकसान होता है। ये खेल है। अब इससे क्या होगा, अडानी का नाम मोदी से जुड़ा हुआ है, तो लोगों के बीच में परसेप्शन क्या क्रिएट करेंगे कि देखो इसने कितना सारा पैसा अडानी को दे रखा था, ये सारा झूठा। और वो रिपोर्ट देखो हिंडनबर्ग की, मैडम पिछले साल वाली रिपोर्ट में मैंने गुस्से के अंदर एक को तो गाली बक दी थी इंस्टीट्यूट में खड़े होकर, मैडम तुम पागल हो गए। और एक ऐसा बंदा जिसका सर नहीं पैर नहीं, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है पता नहीं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेच रहा है, तुम उसका नाम लेके अपने एक बंदे को गालियां पकड़ रहे हो। मेरे यहाँ अथॉरिटी सेबी है, मैं उस सेबी की रिपोर्ट पे भरोसा करूंगा। मेरे यहाँ ये वाली जुडिशियल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, मैं उस पर भरोसा करूंगा। कोई XYZ विदेशी आके थोड़ा ना ये बताएगा कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। वो मानने को तैयार नहीं कि वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी, मैंने कहा कंपनी की क्रेडिबिलिटी बेची जा रही है। मैडम एक बात बताइए, 1 ट्रिलियन डॉलर इधर से उधर हो गया, 1 ट्रिलियन सही इधर से उधर हो गया। उसने अपनी एक झूठ बोल के अगर 1 ट्रिलियन डॉलर इधर से उधर करवा दिया, तो वो 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ाया, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। खेल ये है। तो ये है मामला जिसमें जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी अलग अलग लेवल पर मोदी सरकार को गिराने पे लगे हुए हैं। इसमें बांग्लादेश में भी खेल है, इसमें राहुल गांधी का भी खेल है, इसमें जॉर्ज सोरोस का भी खेल है, इसमें अमेरिका का भी खेल है, इसमें सब खेल रहे हैं। अब सवाल ये है, ये अब बाकी डिपेंड ये करता है कि हमारे वाले जो है वो कैसे खेलते हैं, और इस चक्रव्यूह से, इस एक ट्रैप से कैसे बच के निकलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं भी यही कहने वाली थी कि अब ये देखना है कि किस तरीके से मोदी जी इसमें से निकल पाते हैं, या जो लोग पीछे लगे हुए जीत उनकी होती है। बहरहाल सब लोग जो है यकीनन इस न्यूज के ऊपर नजर बना के रखे होंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।